दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 6 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल सेक्शन की खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के एडिटोरियल सेक्शन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है रीचिंग आउट टू द अनडिजायरेबल। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। अवांछनीय तक पहुंचना। संघर्ष का समाधान हमेशा नैतिक रूप से श्वेत श्याम व्यवसाय नहीं होता है, जैसा कि तालिबान के उदाहरण से पता चलता है। अपनी पिछली हिचकिचाहट को दूर करते हुए भारत सरकार ने तालिबान के साथ एक खुला औपचारिक जुड़ाव शुरू किया है, जो सभी खातों से अफगानिस्तान में अगली सरकार बनाएगा। हाल ही में दोहा में भारत तालिबान की बैठक तक तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव गुप्त चैनलों के माध्यम से था। खुला लेकिन अनौपचारिक, यानी जब नई दिल्ली में दो सेवानिवृत्त राजनयिकों को मॉस्को में एक बैठक में भेजा जिसमें तालिबान मौजूद था, या शांत और अप्रकाशित। इस साल जून में दोहा में तालिबान के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक अघोषित बैठक। तालिबान के साथ जुड़ाव अफगानिस्तान में भारत के हितों को सुरक्षित करने, जहां तक संभव हो, और तालिबान के आंतरिक और बाहरी व्यवहार फिर से जहां तक संभव हो को संभावित रूप से नरम करने के लिए उपयोगी है। प्रक्रिया की शुरुआत। क्या तालिबान की सरकार बनने पर उसे मान्यता दी जानी चाहिए? यह देखते हुए कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार अब एक पूर्व निष्कर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को केवल एक बातचीत प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ऐसी मान्यता प्रदान करनी चाहिए। एक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य काबुल के नए शासकों को नियंत्रित करना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 को भारत की अध्यक्षता में एक बैठक में अपनाया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी शुरुआत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंततः तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को इस गारंटी के बदले में मान्यता देनी चाहिए कि वह आतंकवाद, मानवाधिकारों और अन्य को नियंत्रित करने वाले मानदंडों का पालन करेगी। हालांकि तालिबान को शामिल करने और अंततः पहचानने के बारे में सवाल की एक भयानक मानवाधिकार रिकॉर्ड उपस्थित है और सचमुच बल के माध्यम से अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया है। नैतिक परिप्रेक्ष्य में व्यापक रूप से बहस की गई है, इसलिए समान रूप से अवांछित तत्वों, आतंकवादी समूहों, विद्रोहियों आदि और विशेष रूप से तालिबान से जुड़ने के विभिन्न नैतिक पहलुओं पर विचार करना उपयोगी हो सकता है। भू राजनीति और नैतिकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में नैतिक निर्णय कई कारणों से एक फिसलन ढलान पर टिके हुए हैं। उदाहरण के लिए, क्या नैतिक निर्णय नुस्खे सत्ता की राजनीति से रहित हैं? भू राजनीतिक शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक रूप से स्वीकार्य या अस्वीकार व्यवहार की सीमाओं को कितना आकार देती है। उदाहरण के लिए, बुराई की धुरी या दुष्ट राज्यों जैसे वाक्यांशों पर विचार करें जिनका इस्तेमाल पिछले साल संयुक्त राज्य प्रशासन ने उन राज्यों के खिलाफ किया था जिनसे वे असहमत थे या अलग करना चाहते थे। इस बात के बावजूद कि कोई लक्षित राज्यों की नीतियों से सहमत है या असहमत है, यहाँ मुद्दा यह है कि इस तरह का निर्धारण एक निश्चित वैश्विक नैतिक मानक को निर्धारित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमता का एक उत्पाद है। जैसा कि इतिहासकार E.H. कैर ने द 20 ईयर्स क्राइसिस 1919 से 1939 में तर्क दिया है कि यह विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की एक जानी पहचानी रणनीति है कि वे वंचितों को शांति भंग करने वाले के रूप में चित्रित करके नैतिक बदनामी प्रदान करते हैं, और यह रणनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी ही आसानी से लागू होती है जितनी कि राष्ट्रीय समुदाय के भीतर। जब सभी राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की खोज में नैतिक तर्कों का उपयोग करते हैं, यह शक्तिशाली राज्यों या गठबंधनों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नैतिक तर्क है जो कमजोर लोगों पर जीत हासिल करता है, जिससे व्यवहार के मानक बदल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो नैतिकता अक्सर शक्ति का उत्पाद होती है, भले ही सत्ता के अलावा नैतिकता के अन्य स्रोत भी हों। इसलिए नैतिक सार्वभौमिकता से उपजे तर्कों को न केवल इसलिए चुनौती दी जानी चाहिए क्योंकि वे संरक्षण दे रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि राष्ट्रीय हित अक्सर नैतिक सार्वभौमिकता के रूप में सामने आते हैं। नैतिक सार्वभौमिकता कुछ संदर्भों में और कुछ उद्देश्यों के लिए वांछनीय और उपयोगी भी हो सकती है, लेकिन इसे आलोचनात्मक नजर से देखा जाना चाहिए। साथ ही नैतिक सापेक्षवाद के चरम तर्कों का शिकार न होने के लिए भी सावधान रहना चाहिए। वास्तव में सार्वभौमिकता और सापेक्षवाद के बीच एक स्वस्थ बातचीत राजनीतिक रूप से उपयोगी नैतिक तर्क उत्पन्न कर सकती है। संक्षेप में, राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नैतिक प्रश्नों को उन राज्यों की भू राजनीतिक शक्ति और स्थान से अलग नहीं किया जा सकता है। अवांछनीय की रेंज। दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे नैतिक अपमान का सही उद्देश्य कौन होना चाहिए? क्या उन्हें केवल गैर
राज्य अभिनेताओं और व्यक्तियों या राज्यों को भी शामिल करना चाहिए। सामान्य तौर पर व्यवहार की डिग्री होती है जिसे आमतौर पर निंदनीय माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम, विद्रोह, राज्य प्रायोजित आतंक से लेकर आतंकवादी हिंसा तक निंदा करने का निर्णय लेते समय हम नियमित रूप से नैतिकता के चुनिंदा अनुप्रयोग का उपयोग करते हैं। आइए तालिबान का उदाहरण लें। उनके पास आतंकी हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन, विशेषकर महिलाओं के और धार्मिक असहिष्णुता में लिप्त होने का एक अकाट इतिहास है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जिनका हिंसक व्यवहार और छद्म युद्धों का समान रूप से अपमानजनक इतिहास है। उन राज्यों को जवाबदेह ठहराया जाता है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता है। संभावित अनुशासनकर्ताओं को रोकने के लिए उनकी सैन्य शक्ति, उत्तर कोरिया जो एक अच्छा उदाहरण है, और नैतिक रूप से स्वीकार तरीके से अपने कार्यों को सही ठहराने की उनकी क्षमता। राज्यों को दी गई वैधता और संप्रभुता उन्हें सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है। यहाँ मुद्दा यह है कि कैसे हम नियमित रूप से कुछ अभिनेताओं को हमारे नैतिक अपमान के उपयुक्त मामलों के रूप में पहचानते हैं, जो कि सत्ता और भू राजनीति का एक कार्य है। तालिबान की दोषिता संदेह से परे है, जैसा कि कई राज्यों में है, लेकिन शक्तिशाली गलत करने वालों के मिश्रण में एक और संस्था तालिबान को क्यों जोड़े? आप पूछ सकते हैं यहाँ क्यों है। संभावित राज्य समाजीकरण की संभावना इसलिए है कि हमें उन संगठनों से जुड़ना चाहिए जिनसे हम असहमत हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें व्यक्ति और संगठन हिंसा से दूर रहते हैं और बातचीत की गई बस्तियों, सत्ता के बंटवारे के परिणाम स्वरूप या केवल राज्य के समाजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया और इसकी मानक सीमाओं के भीतर कैसे रहते हैं के परिणाम स्वरूप मुख्य धारा की राजनीति में शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम इस उम्मीद में हिंसक घटनाओं को शामिल करते हैं कि संघर्ष समाधान की प्रक्रिया उन्हें बदल सकती है। राज्य संभावित रूप से तर्क और प्रमाणीकरण तर्कों के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं, खासकर जब वे अपने साथियों के साथ मेलजोल करते हैं तो उन्हें एक राज्य की तरह बनने के लिए मजबूर करता है। आइए हम तालिबान के मामले को फिर से लें। सैन्य बल उन्हें हरा नहीं सका और प्रतिबंधों यानी ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा आदि के उप प्रदर्शन को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास निपटने के लिए क्या विकल्प हैं? तालिबान के साथ अन्य विकल्पों के अभाव को देखते हुए तालिबान के साथ बातचीत करते हुए वे अपने व्यवहार को संयमित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय उन्हें एक सामान्य राज्य की तरह व्यवहार करने के लिए संभावित रूप से सामाजिक बनाने के लिए संलग्न कर सकता है। मुझे इस तर्क को कुछ अलग तरीके से रखने दें। तालिबान के सामने अब हमारे पास तीन विकल्प हैं। तालिबान से सैन्य रूप से लड़ना जारी रखना, तालिबान शासित अफगानिस्तान को अलग थलग और उस पर प्रतिबंध करना, या उन्हें शामिल करना और उनका समाजीकरण करना। अमेरिका नेतृत्व वाली सेनाओं ने बिना सफलता के 2 दशकों तक पहला विकल्प आजमाया और दूसरा विकल्प वह है जिसे हमने 1996 से 2001 तक इस्तेमाल किया, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए। तो हम मूल रूप से विकल्प 3 के साथ छोड़े गए हैं। आखिरकार कूटनीति का उद्देश्य अवांछित लोगों के साथ जुड़कर अपनी स्थिति बदलने का प्रयास करना भी है। तथ्य की बात के रूप में संस्थाएं, व्यक्ति और राज्य निरंतर बातचीत के परिणाम स्वरूप बदलते हैं। वैधता और मान्यता तालिबान जैसे हिंसक अतीत वाले संगठन को नाराज करेगी या नहीं, यह वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। लेकिन किसी को उपलब्ध विकल्पों और संभावित परिणामों के आधार पर कॉल करना होगा। नैतिक सार्वभौमिकता की त्वरित धारणाओं पर आधारित नहीं है। तालिबान तक नई दिल्ली की हालिया पहुंच को लेकर गंभीर नैतिक सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों ने तर्क दिया है कि भारत के लिए तालिबान जैसे हिंसक संगठन के साथ जुड़ना नैतिक रूप से निंदनीय है, क्योंकि वे राज्य के कगार पर हैं। जबकि मैं इस तरह की आलोचना के नैतिक तर्क की सराहना करता हूं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पूर्ण नैतिक विकल्पों का स्थल नहीं है। इसके अलावा नैतिक विकल्प भी भू राजनीतिक संदर्भों और किसी देश की ऐतिहासिक स्थिति का एक उत्पाद है। भारत के लिए जहां वह स्थित है, भू रणनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण के बीच तालिबान के मुकाबले नैतिक रूप से परिपूर्ण विकल्प बनने की इसकी क्षमता सीमित है। इसलिए नई दिल्ली के लिए यह अनिवार्य है कि पहले से ही खराब स्थिति को एक ऐसी इकाई के साथ जोड़कर कुछ बेहतर बनाया जाए, अन्यथा वह इसमें शामिल होने की इच्छा नहीं रखता। एक कठिन कला। अंत में अवांछनीय दुष्ट तत्वों तक पहुंचने के लिए एक बड़ा तर्क है। शांति बनाने और संघर्षों को हल करने के लिए वे जो कुछ भी कहते हैं, उसके बावजूद लोकतांत्रिक सरकारों ने गुप्त रूप से या खुले तौर पर आतंकवादियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) के साथ ब्रिटिश सरकार की गुप्त वार्ता के उदाहरणों पर विचार करें, जबकि IRA अभी भी यूके के खिलाफ हमला कर रहा था। स्पेनिश सरकार की बॉस होमलैंड और फ्रीडम के साथ बातचीत हिंसा के
बाद भी नागरिकों की हत्या लिबरेशन के लिए 2000 के दशक में टाइगर्स ऑफ तमिल इलम श्रीलंका सरकार की बातचीत अवांछितों से बात करना एक समय परीक्षित घटना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति निर्माण हमेशा नैतिक रूप से श्वेत श्याम व्यवसाय नहीं होता है। अक्सर पर्याप्त संघर्ष समाधान की प्रक्रिया नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बातचीत ही हैप्पी मैन जैकब के साथ, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च मोमेंट स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। इसी के साथ एडिटोरियल की ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज जिसका है द की टू रिवाइटलाइजिंग इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम। चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। भारत की आरक्षण प्रणाली को पुनर्जीवित करने की कुंजी। सामाजिक आर्थिक आधारित जातीय जनगणना किसी भी आर्थिक सुधार की शुरुआत के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त बन जाती है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यानी कि NEET परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना करने वाले होर्डिंग्स और पोस्टर और जाति जनगणना पर एक नए सिरे से बहस ने एक बार फिर से सकारात्मक कार्रवाई पर बहस को सुर्खियों में ला दिया है। गणतंत्र की स्थापना के समय जिस सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी वह वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए उल्लेखनीय प्रावधानों में से एक है। यह हमारे जैसे एक गहरी असमान और दमनकारी सामाजिक व्यवस्था में न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। अभी भी कोई इक्विटी नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये प्रावधान भारतीय लोकतंत्र की सफलता की कहानियों में से एक रहे हैं। इनमें भी समस्याओं का एक अच्छा हिस्सा जमा हुआ है और तत्काल नीतिगत ध्यान और बहस की आवश्यकता है। राज्य के राजनीतिक और सार्वजनिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण के माध्यम में यह सोचा गया था कि अब तक हाशिए पर रहने वाले समूह जो पीढ़ियों से उत्पीड़न और अपमान का सामना कर रहे हैं अंततः सत्ता के बंटवारे और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जगह पाने में सक्षम होंगे। हालांकि अक्षमताओं को दूर करने की इस रणनीति ने हमारे विषम समाज में कई समूहों के लिए जीवन के अवसरों के बराबरी में अनुवाद नहीं किया है। वर्तमान नीति के साथ समस्याएं। जो लोग हाशिए के वर्गों के भीतर से आरक्षण का लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं, उनकी अब एक मजबूत मांग है कि कुछ नीति विकल्प तैयार करें जो आरक्षण की मौजूदा प्रणाली को पूरक बनाने में सक्षम हो सकते हैं। तथ्य यह है कि वर्तमान प्रणाली संशोधन की समस्या से ग्रस्त है। केवल इच्छाधारी सोच नहीं बल्कि एक कठिन तथ्य है। OBC के उपवर्गीकरण पर न्यायमूर्ति जी रोहड़ी आयोग की रिपोर्ट द्वारा जारी किए गए आंकड़े इसे समझने के लिए एक अच्छा संक्षिप्त दृष्टिकोण देते हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों में नियुक्तियों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में OBC प्रवेश पर पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि केंद्रीय OBC कोटे का 97% लाभ उसकी जातियों के केवल 25% तक ही जाता है। 983 OBC समुदायों कुल का 37% का केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश दोनों में शून्य प्रतिनिधित्व है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि OBC समुदायों के सिर्फ 10 से 24.95% नौकरियां और प्रवेश प्राप्त करते हैं। स्पष्ट रूप से यह धारणा कि प्रत्येक श्रेणी के भीतर प्रत्येक उपसमूह के नुकसान समान हैं गंभीर रूप से गलत है। गौरतलब है कि रोहिणी आयोग के आंकड़े सिर्फ केंद्र सरकार के दायरे में आने वाली संस्थाओं पर आधारित हैं। राज्य और समाज के अधिक स्थानीय स्तरों पर विभिन्न सामाजिक समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर हमारे पास शायद इसका कोई सुपाठ्य डेटा है। नतीजतन आरक्षण के विषम वितरण ने एकीकृत सबाल्टर्न एकजुटता की राजनीतिक परियोजनाओं को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। जो पार्टियां कभी बड़ी बहुजन एकजुटता बनाने में सक्षम थीं, अब उनके लिए इस तरह का समर्थन हासिल करना मुश्किल हो रहा है। इससे हमें निम्न जाति तोड़ने की साजिश के रूप में खारिज करने के बजाय समस्या की सीमा के बारे में संकेत देना चाहिए। डेटा की कमी। जैसा कि ऊपर रेखांकित किया गया है, विभिन्न सामाजिक समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित सटीक डेटा की सख्त आवश्यकता है। हालांकि जाति आधारित आरक्षण सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं और कुछ मुट्ठी भर राजनीतिक रूप से परिपक्व और दृश्यमान दलित बहुजन जातियों के उद्योग के लिए प्रेरित हुए हैं। इसलिए हमारे पास इस नीति की उपाय की वास्तविक पहुंच के बारे में पर्याप्त डेटा नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि उदारीकरण से उन जातियों के साथ क्या लाभ
प्राप्त हुए हैं, जो आय के अधिक पारंपरिक स्रोतों से बंधे हुए थे और अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रदान किए गए नए अवसरों को महसूस करने में असमर्थ थे। हम नहीं जानते हैं कि जमीन पर लगभग कोई सामाजिक सुरक्षा जाल नहीं होने के कारण इन समूहों ने पूंजी के एक अधिक उच्चारण शासन में कैसे नेविगेट और संक्रमण किया है। सीमांत बहुमत अभी भी इतिहास के प्रतीक्षालय में रहता है। राज्य की नीति ग्रिड की रोशनी को देखने के लिए इंतजार कर रहा है। सकारात्मक कार्यवाही एक ऐसी व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता है जो इस कमी को दूर कर सके और प्रणाली को अधिक जवाबदेह और अंतर समूह मांगों के प्रति संवेदनशील बना सके। चूंकि हर आगे के वर्गीकरण से लंबे समय में केवल संशोधन और विखंडन होगा, दो चीजों की आवश्यकता है। एक, हमें तत्काल विभिन्न प्रकार के संदर्भ संवेदनशील साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को विकसित करने की आवश्यकता है, जिन्हें विशिष्ट समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सकता है। दूसरा, हमें संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम के समान अवसर आयोग जैसी संस्था की आवश्यकता है, जो दो महत्वपूर्ण लेकिन परस्पर संबंधित चीजें कर सकती हैं: जाति, लिंग सहित विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक आधारित जनगणना से संबंधित डेटा से वंचित सूचकांक बनाना, धर्म और अन्य समूह असमानताओं और उन्हें दर्ज नीतियां बनाने के लिए रैंक करते हैं, और गैर भेदभाव और समान अवसर पर नियोक्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन पर एक ऑडिट करना और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे अभ्यास के कोड जारी करना। इससे संस्थागत स्तर पर नीति तैयार करना और उसकी निगरानी करना आसान हो जाएगा। जैसा कि स्पष्ट है, भारत में सकारात्मक कार्रवाई व्यवस्था में किसी भी सार्थक सुधार को शुरू करने के लिए सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना एक आवश्यक पूर्व शर्त बन जाती है। गौरतलब है कि इसी तरह के सुझाव एक दशक पहले समान अवसर आयोग 2008 की विशेषज्ञ समिति ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को सौंपी गई अपनी व्यापक रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों में दिए थे। हालांकि इस संबंध में बहुत कम नीतिगत प्रगति हुई है। बाद की सरकारें इस तरह के कट्टरपंथी नीति विकल्पों के साथ जुड़ने के लिए अनिच्छुक रही हैं, लगभग हमेशा तात्कालिक और अदूरदर्शी राजनीतिक लाभ के लिए। ये बातचीत थी सुप्री रंजन जी के साथ, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर हैं, राजनीतिक अध्ययन केंद्र स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में। इसी के साथ ये न्यूज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज। अगली न्यूज जिसका टाइटल है लाइफ आफ्टर डेथ। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। मृत्यु के बाद जीवन। भारत को कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए राजनीतिक बातचीत शुरू करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। सैयद अली शाह गिलानी एक कश्मीरी राष्ट्रवादी की तुलना में अधिक इस्लामवादी थे और 92 वर्ष की आयु में उनके निधन ने घाटी में अलगाववादी राजनीति के एक चरण से पर्दा हटा दिया। उन्होंने कश्मीरी अलगाववाद की एक कठोर पाकिस्तानी समर्थक धारा का प्रतिनिधित्व किया। गिलानी ने सशस्त्र विद्रोह को प्रेरित किया और नई दिल्ली और कश्मीर अलगाववादियों के बीच किसी भी संभावित राजनीतिक वार्ता के लिए एक मजबूत बाधा बने रहे। उन्होंने कश्मीर के उस प्रश्न के समाधान का विरोध किया जिसे तैयार करने में पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने मदद की थी। गिलानी की जिद उम्र के साथ और सख्त होती गई, लेकिन उनकी मौत ने कश्मीर की किसी भी शिकायत को सार्वजनिक नहीं किया, भले ही घाटी में भारी पुलिस व्यवस्था और संचार प्रतिबंधों का हिसाब दिया गया हो। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग संघर्ष के निरंतर चक्र से सावधान हो गए हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद अलगाववादियों पर भारतीय कार्रवाई को एक नई आक्रामक बढ़त हासिल करने से पहले ही गिलानी की राजनीति का व्यापक समर्थन समाप्त हो रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर में न केवल अलगाववादियों के साथ बल्कि मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के साथ भी बातचीत को छोड़ दिया। इस साल जून में आधी अधूरी पहल हुई। अगस्त 2019 में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर से उसकी स्वायत्तता छीन ली गई और दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित होने के बाद गिलानी सहित अलगाववादियों की गिरावट स्पष्ट थी। इस साल जून में आधे अधूरे मन से पहल हुई। अफगानिस्तान में अस्थिर स्थिति और काबुल में तालिबान की सत्ता में वापसी के बारे में पाकिस्तान के उत्साह का कश्मीर की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।
तालिबान ने कहा है कि वे कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे और पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि अफगानिस्तान में शांति कश्मीर में एक प्रस्ताव से जुड़ी है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर वैश्विक इस्लामवाद खुशी से झूम रहा है। काबुल में एक प्रमुख प्रभावक के रूप में पाकिस्तान के उभरने के साथ अमेरिका को इसके साथ जुड़ाव की नई शर्तों की तलाश करनी होगी। नई दिल्ली कश्मीर को लेकर आत्म बधाई की मुद्रा में है। अलगाववाद से दूर कश्मीर पर बातचीत में स्वायत्तता के सवालों को भी अप्रासंगिक बना दिया गया है, जो अब इसके पूर्ण राज्य की बहाली के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि घाटी में सापेक्षिक शांति और खामोशी को सहमति समझने की गलती नहीं की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों ने इस तथ्य पर निराशा व्यक्त की है कि उनके और श्री मोदी के बीच जून की बातचीत लक्ष्यहीन थी और उसका पालन नहीं किया गया था। मुख्य धारा की पार्टियों के साथ राजनीतिक संवाद को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में अराजकता भारत के लिए चुनौतियां पेश करती हैं, खासकर कश्मीर में, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। लेकिन गिलानी की मौत विभिन्न कश्मीरी संगठनों के साथ नई बातचीत के लिए मंच तैयार करने का एक अवसर हो सकती है। सरकार को इस समय का उपयोग भारत के अभिन्न अंग के रूप में कश्मीर के लोगों के भविष्य के लिए आगे का रास्ता खोजने के लिए एक व्यापक बातचीत के साथ शुरू करना चाहिए। मुख्य धारा की पार्टियों के साथ राजनीतिक संवाद को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसी के साथ एडिटोरियल की ये न्यूज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। की अगली न्यूज जिसका टाइटल है ट्रू मेटल। चलिए इसे पढ़ते हैं। सच्ची सूक्ष्मता। भारत को बुनियादी ढांचे को विकसित करने और विकलांग एथलीट लिए पहुंच में सुधार करने की जरूरत है। भारत ने टोक्यो से खेलों में एक और पखवाड़े की अच्छी खबर देखी। हाल के ओलंपिक की ऊंची एड़ी के जूते के करीब, जिसमें भारत ने अकेले स्वर्ण सहित कुल 7 पदकों का दावा किया। देश के अलग अलग एथलीटों ने उत्कृष्टता की इस कहानी को पैरा ओलंपिक खेलों में बढ़ाया। जापानी राजधानी में रविवार को संपन्न हुए इस चतुष्कोणीय आयोजन में भारत की 2.2% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले इन एथलीटों द्वारा एक अनुकरणीय प्रदर्शन देखा गया, जो अलग अलग हैं। भारत 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदकों के साथ तालिका में 24वें स्थान पर रहा। यह पैरा ओलंपिक में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था और 2016 में रियो डी जेनेरियो संस्करण में पिछले सर्वश्रेष्ठ 4 पदकों को ग्रहण किया। एक ऐसे देश में जहां अकादमिक उत्कृष्टता की वेदी पर खेल संस्कृति की बलि दी जाती है, मैदान पर सफलता के बारे में किसी भी खबर को एक प्रणाली परिवर्तनकारी परिणाम के रूप में माना जाना चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए चुनौतियां कठिन हैं। शरीर की सीमाओं को देखते हुए ये एथलीट पहले दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से सामना करते हैं और फिर समाज की सहज संदेह पर काबू पाने का द्वितीय कार्य होता है। भारत के शहरी भवनों के एक साधारण एक्सेस ऑडिट से पता चलेगा कि कैसे विकलांगों के लिए आवश्यक रैंप या तो गायब हैं या बाद के विचार के रूप में जोड़े गए हैं। 2016 में सरकारी एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए एक ऑडिट में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जो विकलांगों के लिए पूरी तरह से सुलभ है और फिर समाज की सहज संशयवाद पर काबू पाने का द्वितीय कार्य है। भारत के शहरी भवनों के एक साधारण एक्सेस ऑडिट से पता चलेगा कि कैसे विकलांगों के लिए आवश्यक रैंप या तो गायब हैं या बाद में विचार के रूप में जोड़ा गया है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस लाइन बाद में दोहराया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस संदर्भ में देखा जाए जो भारत के पैरा ओलंपिक दल ने हासिल किया है वह हैरान करने वाला है। यह मांसपेशियों की याददाश्त को तेज करते हुए मैदान में और व्यायामशालाओं के भीतर अंतहीन घंटों पर चढ़ा हुआ विश्वास की छलांग थी। भारतीय दल ने जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाया, जिसमें एथलीटों की व्यक्तिगत कहानियां त्रासदी में डूबी हुई थी, दुर्घटनाएं, पोलियो पीड़ित या आनुवांशिक मुद्दे। फिर भी उन्होंने एक शानदार मुस्कान के साथ उत्कृष्टता की ओर प्रयास किया। चाहे एथलेटिक्स हो, जहां भाला फेंकने वाले महीने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, या बैडमिंटन या निशानेबाजी, भारत के पास शानदार पल थे। 5 स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल और अवनी लेखला ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और अंतिम 19 वर्षीय निशानेबाज ने भी कांस्य पदक जीता। भारत ने पूर्ववर्ती ओलंपिक में निशानेबाजी में 1 स्थान हासिल किया, लेकिन विकलांगों ने 5 पदक जोड़े। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने पहले ओलंपिक में निशानेबाजी में केवल 1 स्थान हासिल किया था, लेकिन विकलांगों ने 5 पदक जोड़ दिए। ये बहुत बड़ी बात है। कोच भारत की पैरा ओलंपिक समिति और खेल मंत्रालय ने अपनी भूमिका निभाई है, जबकि भारत ने एक महामारी की छाया में आयोजित एक चैंपियन
चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1972 के पैरालंपिक में अपने पहले पदक के बाद से भारत अब तक मामूली उपस्थिति पर था। विभिन्न सरकारों और कॉरपोरेट क्षेत्र की ओर से रिफ्लेक्टिव इनाम की कवायद जारी है। यदि उस धन का 1% विकलांगों के लिए खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए आवंटित किया जाता है तो आने वाले वर्षों में भारत के पास खुशियों के और अधिक कारण होंगे। इसी के साथ ये न्यूज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज जिसका टाइटल द जुडिशियल रोल इन इम्प्रूविंग लॉ मेकिंग। चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। कानून निर्माण में सुधार की न्यायिक भूमिका। हड़बड़ी में लाए गए कानून संसद को रबर स्टैंप देते हुए संवैधानिक लोकतंत्र के मूल आदर्शों का त्याग करते हैं। समय के साथ संसद में विचार विमर्श की गुणवत्ता में गिरावट ने विभिन्न हितधारकों से सुधार की मांग की है। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमना ने भी इस समस्या पर प्रकाश डाला और यह देखते हुए कि सार्थक विचार विमर्श के बिना पारित कानूनों में अस्पष्टताएं और अंतराल परिहार मुकदमेबाजी को ट्रिगर करते हैं। जबकि सीजीआई ने सुझाव दिया कि वकील और बुद्धिजीवी विचार विमर्श में सुधार के लिए सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं। न्यायपालिका भी कानून बनाने की प्रक्रिया में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कई लोग संसद द्वारा एक सत्र में पारित विधेयकों की मात्रा पर इसकी दक्षता के माप के रूप में भरोसा करते हैं। हालांकि यह उपाय त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह बिना पर्याप्त सूचना और विचार विमर्श के कानूनों को पारित करके दक्षता हासिल करने पर क्या खो गया है उसका हिसाब नहीं देता है। अधिकांश यदि सभी नहीं तो इन कानूनों में से अधिकांश व्यक्तियों पर भारी दायित्व उत्पन्न करते हैं और अक्सर उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। विधायकों से लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में वोट डालने से पहले देखभाल के कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें कानून के निहितार्थों के बारे में उचित विचार विमर्श, संबंधित मंत्री को संशोधन और प्रस्तुत करना और स्थायी समितियों के माध्यम से विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह विधायी अंग में से है। विविध हित समूहों को प्रतिनिधित्व मिलता है। ऐसे मंच में विचार विमर्श यह सुनिश्चित करता है कि कानून से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों के विचारों को सुना जाए और सक्रिय रूप से इसमें शामिल हों। कानून बनाने में जल्दबाजी संसद को रबर स्टैंप प्रदान करना संवैधानिक लोकतंत्र के दो मूल आदर्शों का त्याग करता है, अर्थात समान भागीदारी और मौलिक अधिकारों के लिए सम्मान। विधायी प्रक्रिया का मूल्यांकन। न्यायिक कानून बनाने की प्रक्रिया में सुधार और इन आदर्शों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसा करने का एक सीधा तरीका विधायी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के मूल पाठ और भावना को लागू करना है। संविधान में कुछ विस्तृत प्रावधान हैं जो यह बताते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून कैसे पारित किए जाते हैं। दुर्भाग्य से इन्हें अक्सर कम आंका जाता है। उदाहरण के लिए जब ध्वनि मतों के माध्यम से परिणाम स्पष्ट नहीं होता है तब भी हाँ और ना की सही संख्या की गणना हमेशा नहीं की जाती है। यह सुझाव देते हुए कि अनुच्छेद 100 के तहत आवश्यक बहुमत वोट हासिल किए बिना विधेयकों को पारित किया जा सकता है। यह मुद्दा सबसे हाल ही में सामने आया जब विपक्षी सदस्यों द्वारा आपत्तियों के बावजूद विवादास्पद कृषि कानूनों को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। इसी तरह विधेयकों को धन विधेयकों के रूप में प्रमाणित किया जाता है ताकि वे राज्यसभा को दरकिनार कर लें, भले ही वे अनुच्छेद 110 के तहत प्रदान किए गए धन विधेयकों के विशिष्ट विवरण को पूरा न करें। यह अनुच्छेद उन 7 क्षेत्रों की पहचान करता है जिन्हें धन विधेयकों के अधिनियमन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। कर, भारत की संचित निधि से उधार लेने और धन के विनियोग का विनियमन। आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक हद तक यह जांचने की अपनी शक्ति को मान्यता दी कि क्या इस तरह के प्रक्रियात्मक प्रावधानों का पालन किया गया था। हालांकि इन प्रावधानों को तभी गंभीरता से लिया जाएगा जब न्यायपालिका उनके उल्लंघनों का समय पर समाधान करेगी। जितनी लंबी चुनौती लंबित है, राज्य को यह तर्क देना होगा कि कानून के तहत बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को मात्र प्रक्रियात्मक उल्लंघन के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए। न्यायपालिका के लिए कानूनों की संवैधानिक वैधता के मूल्यांकन में विचार विमर्श को एक कारक बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण तरीका है। न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने में अदालत की भूमिका राज्य को यह बताने के लिए होनी चाहिए कि कानून उचित क्यों है और वैध क्यों है। ऐसा करते समय अदालत यह भी जांच कर सकती है कि विधायिका ने किसी उपाय की तर्कसंगतता पर विचार विमर्श किया है या नहीं। विधायी जांच में आमतौर पर कानून को सही ठहराने वाले तथ्यात्मक आधार का मूल्यांकन अपने लक्ष्य
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानून की उपयुक्तता और मौलिक अधिकारों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के सापेक्ष कानून की आवश्यकता और आनुपातिकता का मूल्यांकन शामिल होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन 2013 मामले में यह तरीका अपनाया था। अदालत ने केवल 3 सितारों से कम वाले होटलों में नृत्य प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को अमान्य कर दिया, क्योंकि वर्ग पूर्वाग्रह में निहित था और इसलिए समानता का उल्लंघन है। जबकि राज्य ने इस आधार पर वर्गीकरण को उचित ठहराया कि केवल ऐसे होटल तस्करी के स्थल थे। अदालत ने कानून बनाने की प्रक्रिया की जांच करके इसके दावे को खारिज कर दिया और पाया कि राज्य के पास ऐसे दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं था। न्यायपालिका भी संवैधानिकता के अनुमान के सिद्धांत को नियोजित करने के लिए चुनने में विचार विमर्श को एक कारक बना सकती है। इस सिद्धांत के लिए अदालत को संयम बरतने और कानून की तर्क संगतता पर विधायी निर्णयों को स्थगित करने की आवश्यकता है। यह इस कल्पना में निहित है कि विधायिका एक व्यापक रूप से प्रतिनिधि विचार विमर्श करने वाला अंग है और इस प्रकार अपने ही लोगों की जरूरतों को समझता है और सही ढंग से सराहना करता है। जब कानून बिना विचार विमर्श के और अनुभवजन्य आधार की जांच किए बिना पारित किए जाते हैं जिस पर वे आधारित होते हैं, तो राज्य को आमतौर पर यह समझाना कठिन होता है कि ऐसे कानून अधिकारों पर उचित प्रतिबंध क्यों लगाते हैं और इसलिए संवैधानिकता के अनुमान के सिद्धांत पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। करीबी न्यायिक जांच का विरोध करने के लिए इस सिद्धांत को ऐसे कानूनों तक विस्तारित करके न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदान की गई न्यायिक समीक्षा की गारंटी को कमजोर करती है। इसके बजाय यदि न्यायपालिका सिद्धांतों को केवल उन मामलों तक सीमित रखती है जहां राज्य यह दर्शाता है कि संसद में कानूनों और उनके परिणामों पर सावधानी पूर्वक विचार विमर्श किया गया था, तो न्यायपालिका विधायी निकायों को एक जानबूझकर कानून बनाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। रोग निवारण। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुझाव है यानी सीजेआई की विधायिका में भीतर से सुधार किए जाएं। शक्तियों के पृथक्करण की चिंताओं को उठाए बिना विधायी शिथिलता को दूर करने का आदर्श समाधान माना जाता है। हालांकि विधायी बहुमत के पास इस तरह के सुधार के लिए सहयोग करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन है और इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक गतिशीलता इसे बदलने के लिए आवश्यक होगी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायपालिका विधायी निकायों को उनकी कानून बनाने की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए उपलब्ध साधनों को नियोजित कर सकती है और उन्हें करना चाहिए। वास्तव में प्रक्रियात्मक आधार पर कानूनों को समाप्त करना कुछ मामलों में शक्तियों के पृथक्करण की चिंताओं को भी कम करता है। विशुद्ध रूप से वास्तविक आधार पर समीक्षा के विपरीत यह विधायी निकायों को इस मुद्दे पर फिर से कानून बनाने और यह सुनिश्चित करने से रोकता है कि कानून में प्रक्रियात्मक दोषों को ठीक किया गया है और कानून पर संसद में उचित रूप से विचार विमर्श किया गया है। भारतीय न्यायपालिका ने अक्सर यह प्रदर्शित किया है कि अन्य संस्थानों में शिथिलता को दूर करके लोकतंत्र को समृद्ध करना संभव है। विधायी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक तेज और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने से न्यायपालिका लोकतंत्र के मंदिरों में विश्वास बहाल करने में मदद कर सकती है और हमें संविधान द्वारा बनाए गए औचित्य की संस्कृति की ओर धकेल सकती है। बातचीत थी विक्रम ए नारायण और जानवी सिंधु जी के साथ, जो संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ हैं। इसी के साथ ये न्यूज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज। एडिटोरियल की अगली बड़ी न्यूज है वी कैन नॉट सेव जर्नलिज्म इफ वी फेल टू सेव जर्नलिस्ट। का मतलब है अगर हम पत्रकारों को बचाने में नाकाम रहे तो हम पत्रकारिता को नहीं बचा सकते। गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता पत्रकारों की भलाई से जुड़ी है। पत्रकारिता में जवाबदेही और जनहित के विचार 2 सदियों से भी पुराने हैं। पिछली शताब्दी में संस्थागत ढांचा विकसित हो रहा है। तकनीकी व्यवधान चुनौतियों का एक सेट लेकर आया है, हालांकि मूल चिंताएं वही रहती हैं। उदाहरण के लिए मीडिया के बारे में 1947 हचिंस आयोग की रिपोर्ट एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस ने निष्कर्ष निकाला कि प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में थी। रॉबर्ट एम हॉचिंस, जिन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि प्रेस की स्वतंत्रता 3 कारणों से खतरे में थी। पहला, लोगों के लिए प्रेस का महत्व विकास के साथ बहुत बढ़ गया है। जनसंचार के साधन के रूप में प्रेस की साथ ही जनसंचार के साधन के रूप में प्रेस के विकास ने उन लोगों के अनुपात को बहुत कम कर दिया है जो प्रेस के माध्यम से अपनी राय और विचार व्यक्त कर सकते
हैं। दूसरा, जो कुछ जनसंचार के साधन के रूप में प्रेस की मशीनरी का उपयोग करने में सक्षम हैं, उन्होंने समाज की जरूरतों के लिए पर्याप्त सेवा प्रदान नहीं की है। तीसरा, जो लोग प्रेस की मशीनरी को निर्देशित करते हैं, वे समय समय पर उन प्रथाओं में लगे रहते हैं जिनकी समाज निंदा करता है और जो यदि जारी रहता है। विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति। नेशनल पब्लिक रेडियो (NPR) के पूर्व लोकपाल जेफरी डोरकिन ने एक बार देखा था कि मीडिया आउटलेट्स की मान्यता के साथ दर्शकों की जवाबदेही की आवश्यकता को जोड़ने के लिए लोकपाल एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में थे कि उन्हें हमारे वर्तमान समय में अपने काम में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने भूमिका को जनता की अपेक्षाओं और पत्रकारों की जिम्मेदारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया। यह ढांचा उन कारकों की एक झलक देता है जो पत्रकारिता के भविष्य के बारे में मेरी चिंताओं, आशंकाओं और चिंताओं को आकार देते हैं। 1985 में जब मैं पत्रकार बना तो अधिकांश संपादक भोपाल गैस त्रासदी को चिन्हित करने के लिए 3 दिसंबर की विशेष कहानियां लिखते थे, जो मानवता के सामने सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। कई वर्षों के बाद हमें अभी तक मृत्यु की सही संख्या का पता लगाना बाकी है। हमारे वातावरण में जहरीले पदार्थों को अनुमति देने और इसे भूजल को दूषित करने की अनुमति के दीर्घकालिक प्रभाव का पता लगाना बाकी है, जबकि अनुचित मुआवजे का सवाल आज भी वैध है। पत्रकारिता के हस्तक्षेप की श्रृंखला ने आंशिक रूप से भले ही भारतीय राज्य को अधिनियम बनाने में मदद की, 3 दिसंबर एक तरह से फॉलो अप के महत्व को चिन्हित करता है। जांच की स्थिति। यह उन संपादकों के लिए पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की जांच की स्थिति पर कहानियां बनाने का है। माफ कीजिए, यह समय संपादकों के लिए पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की जांच की स्थिति पर कहानियां बनाने का है। गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता के बारे में मेरी चिंता पत्रकारों की भलाई से जुड़ी है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। पत्रकारों के खिलाफ अपराध अंतहीन है और अपराधियों के खिलाफ बढ़ती दंड मुक्ति प्रतीत होती है। भारत सहित दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की विफलता एक परेशान करने वाली विशेषता है। जब मैं यह कॉलम लिख रहा हूं तो मुझे याद है कि संपादक गौरी लंकेश की 4 दिन पहले उसी दिन हत्या कर दी गई थी। 5 सितंबर 2021 को बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में उनके घर के बाहर 2 हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिन्हें व्यापक रूप से हिंदुत्व विरोधी आवाज निकालने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा माना जाता था। अगले साल इस अखबार ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, गौरी लंकेश हत्याकांड का खुलासा 16 जून 2018, जिसमें एक दिलचस्प हेडलाइन था जिसमें कहा गया था, कर्नाटक पुलिस को लगता है कि उन्होंने मामले को सुलझा लिया है। वे ऐसा क्यों सोचते हैं और उन्होंने यह कैसे किया? फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने लंकेश, कन्नड़ लेखक MM कलबुर्गी की हत्याओं को नोट किया था और कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे एक बहुत गंभीर मामले का हिस्सा थे। अभी तक वरिष्ठ पत्रकार पामेला फिलिपोस के 4 सितंबर को किए गए एक ट्वीट ने कड़वी सच्चाई को बयां कर दिया। कल को भारत की गतिशील संपादक गौरी लंकेश को अपने ही घर में बेवजह हत्या के 4 साल पूरे हो गए हैं। अब तक 17 से जुड़े मामलों में अदालतों ने जगह नहीं बनाई है। यहाँ तक कि राजनीतिक रूप से कोडित सनातन संस्था की प्रत्यक्ष भागीदारी के सबूत के रूप में भी उन्होंने ट्विटर पर कहा। रिपोर्ट दस्तावेज की कैसे मुकदमे को रोकने के लिए जानबूझकर कई दलीलें दी गई। अगर हम पत्रकारों को बचाने में नाकाम रहे तो पत्रकारिता को बचाना नामुमकिन है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज जिसका टाइटल है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट। चलिए इसे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और बुनियादी ढांचे की कमी। विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। बातचीत है पुलाप्रे बालकृष्णन जी के साथ। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP की सरकार की घोषणा एक निश्चित अवधि के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को संचालित करने के अधिकारों को हस्तांतरण की योजना मीडिया में ध्यान आकर्षित करती है। उम्मीद है योजना के विवरण को लेकर होने वाली झड़प चारों ओर उमड़ रहे पक्षपातपूर्ण आरोपों का उल्लेख नहीं करने के लिए भारत के गंभीर बुनियादी ढांचे की कमी और इसे संबोधित करने की अनिवार्यता के तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हमें न केवल एक सुस्त अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने के लिए बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। भले ही हमने कोविड-19 महामारी को देखा हो, NMP एक महत्वपूर्ण आलोचना के साथ
बात है, क्योंकि यह हस्तांतरण से एकाधिकार पैदा करेगी जिससे कीमत में वृद्धि होगी। सार्वजनिक नीति के माध्यम से एकाधिकार का निर्माण एक शर्मिंदगी होगी, ठीक है। हालांकि एक अपरिहार्य एकाधिकार के दावे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, क्योंकि परिणाम बुनियादी ढांचे के प्रकार के अनुसार अलग अलग होंगे। राजमार्गों और रेलवे लाइनों के मामले में एकाधिकार अपरिहार्य है, जबकि यह गोदामों के मामले में नहीं है, क्योंकि सभी गोदामों को एक ही बोली लगाने वाले को बेचने की आवश्यकता नहीं है। कीमत के मुद्दे पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया है कि जब सरकार रियायती के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है तो कीमतों को विनियमित किया जाएगा और मुद्रास्फीति के अनुरूप इसमें कोई भी वृद्धि होगी। क्या निजी पक्ष इस तरह की व्यवस्था के लिए खुले होंगे, यह एक अलग सवाल है और यह वास्तव में बात है। हालांकि सरकार ने मुद्रीकरण से आय की अपनी उम्मीद की घोषणा की है, हमें अभी तक इसमें निजी क्षेत्र की रुचि का पता लगाना बाकी है। नीति आयोग ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को संचालित करने वाली सार्वजनिक निजी भागीदारी की सफलता को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस रेल लिंक को बहुत जल्द चलाने के समझौते से बाहर निकलने वाली एक प्रमुख बुनियादी ढांचा कंपनी का दुखी अनुभव भी है चालू है, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए दोनों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए बुनियादी ढांचे में पीपीपी के साथ भारत का अनुभव प्रभावशाली नहीं रहा है। अधिकांश अवसंरचना एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में आती है, भले ही वह प्राकृतिक एकाधिकार न हो। कोई आश्चर्य नहीं है कि यह दुनिया भर में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बनाया गया और प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन संभावना है कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने के बाद कीमत बढ़ सकती है। इसका विरोध करने का एक अच्छा कारण नहीं है। भारत की बुनियादी ढांचे का विस्तार ठीक से नहीं हुआ है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में बुनियादी मूल्य निर्धारण प्रथाओं के कारण संपत्ति के रखरखाव के लिए बहुत कम राजस्व उत्पन्न होता है। उन्नयन को यदि छोड़ दें तो इसने अर्थव्यवस्था के विकास को रोक दिया है। इसके अलावा केवल यह नहीं माना जा सकता है कि एकाधिकार से कीमत अधिक होगी। परिणाम छूटग्राही की लागत पर निर्भर करेगा, जो वर्तमान में भारत की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं की तुलना में कम हो सकता है। एनएमपी के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण विचार उत्पन्न होने वाली अपेक्षित निधियों की मात्रा होगी। सरकार ने 4 वर्षों में अर्जित 6 लाख करोड़ के सांकेतिक मूल्य की घोषणा की है। यह 2 तुलनित्रों के संबंध में असाधारण रूप से कम है। पहला, यह वास्तव में 2020-21 के लिए भारत सरकार के बजटीय पूंजीगत व्यय से केवल 10% अधिक है। इसके बाद इसे अनुमानित रूप से 100 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के संबंध में देखें। जैसा कि भारत को ढांचागत निवेश की आवश्यकता है, इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के अपने पहले बजट में की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बाद के सभी स्वतंत्रता दिवस भाषणों में इसे दोहराया था। एनएमपी की नवीनता का कोई भी दावा सरकार द्वारा किए गए इस चतुर अनुमान के अलावा है। जहां तक विपक्ष द्वारा कॉर्पोरेटिंग का सवाल है, पुलापे बालकृष्णन जी अशोक विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा में अध्यापक हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज जिसका टाइटल है रेफ्यूजीज रिटर्न नेपाल बैक्स इंडिया। तो ये आज से 6 सितंबर 1971 की घटना है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। शरणार्थियों की वापसी, नेपाल ने भारत का समर्थन किया। विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह की नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा के अंत में जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि नेपाली प्रधानमंत्री श्री कीर्तनिधि बिष्ट ने भारत के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का सामना करने के परिणाम स्वरूप नोट किया था। पूर्वी बंगाल के लाखों शरणार्थियों की समस्या। नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करने से पहले श्री स्वर्ण सिंह द्वारा संबोधित एक संवाददाता सम्मेलन में विज्ञप्ति जारी की गई। विज्ञप्ति पर श्री स्वर्ण सिंह और श्री बिस्ता ने हस्ताक्षर किए, जो विदेश मामलों के प्रभारी भी हैं। इसने कहा कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में गहन संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने एक दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत के लिए अपने पारस्परिक सम्मान और रुचि को दोहराया। विज्ञप्ति में दोनों देशों के बीच विभिन्न देशों में सदियों पुराने घनिष्ठ संबंधों पर जोर दिया गया और उन्हें पारस्परिक लाभ के लिए और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। श्री स्वर्ण सिंह ने राजा महेंद्र के बुद्धिमान मार्गदर्शन में नेपाल द्वारा की गई सर्वांगीण प्रगति सराहना। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज
अगली न्यूज जिसका टाइटल है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। ये आज से 100 साल पहले 6 सितंबर 1921 की घटना है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सालगिरह का जश्न। पिछले सप्ताह के अंत में बंबई में विभिन्न संघों द्वारा स्वर्गीय नौरोजी की जयंती मनाई गई। पारसी राज्यसभा के तत्वाधान में आयोजित नागरिकों की बैठक में कई राजनीतिक नेताओं ने अपनी बात रखी। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा कि इस बार वे खुलना और पंजाब के अकाल में पीड़ितों को राहत देने के लिए अपना योगदान देकर भारत के महानतम बिल्डरों दादा भाई के प्रति अपनी श्रद्धा साबित करने जा रहे हैं। श्री शौकत अली ने कहा, जब तक सरकार खिलाफत और पंजाब की शिकायतों का समाधान नहीं करती, वह अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगले सत्र में स्वतंत्रता का झंडा फहराएंगे। सरकार को यह समझने दे कि सभी भारतीय, चाहे हिंदू, मुसलमान, पारसी या ईसाई, स्वराज के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। उन्होंने मालाबार की घटनाओं पर ईमानदारी से खेद व्यक्त किया और दर्शकों को आश्वासन दिया कि वह उनके सहकर्मी मोपला से संपर्क करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनकी भाषा अलग थी और वह शिक्षा में पिछड़े थे। उन्होंने घोषणा में कहा कि मोपलाओं ने श्री गांधी के खिलाफत कार्यक्रम के विपरीत काम किया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गोलियों का सामना किया था, उन्होंने दिखाया है कि वे लोग नहीं थे जो कभी गुलाम बनने के लिए सहमत होंगे। इसी के साथ ये न्यूज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज। चुके हैं एडिटोरियल की सबसे न्यूज पर, जिसका टाइटल है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट में जीडीपी के उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। यहाँ आप नीचे ग्राफ में देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग सेक्टर में जीडीपी के उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे कायदे से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ ही आज की एडिटोरियल न्यूज समाप्त होती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।